हेलो एवरीवन, वेलकम टू M3 एकेडमी। माय नेम इज़ दीपा घोष। आज के सेशन में हम हिंदी और इसी के साथ जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल को कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट बिगिन विद टुडेज सेशन। बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, कुछ जानकारी जो हमें आने वाले एग्जाम के लिए होना चाहिए। दैट 30 मार्क्स यहाँ से आपकी कवर होंगे। स्पेसिफिकली 30 मार्क्स कवर होंगे जीके पोर्शन से, यानी कि हिमाचल प्रदेश जीके वाली जो पोर्शन है वहाँ से टोटल 30 मार्क्स आपके कवर होने वाले हैं, यानी कि 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिंदी, यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ग्रामर वाला पोर्शन है हिंदी का, जनरल नॉलेज या फिर कितनी नॉलेज आपकी हिंदी में है, वो स्पेसिफिकली कवर होगा 20 मार्क्स के लिए। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हिंदी से पूछे जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ PYQs। आज के सेशन में स्पेसिफिकली हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ PYQs को सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम। कुछ PYQs को, किस प्रकार से PYQs को पूछा जा रहा है वो हम सबसे पहले देखेंगे। हिंदी कवर करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो PYQ है 2000, रिसेंट PYQ है 2025 में पूछा गया है। ये भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इस बात को लेकर कि कौन से ईयर के है या फिर रिसेंट है या नहीं। तो जो भी PYQs हैं आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ऑल दीज MCQs आर recent, very recent, 2025 के। So let's get begin। शुरू करते हैं with our first question on of this session on your screen, that निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। केयरफुल विथ दिस वर्ड की लिपि देवनागरी नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है यहाँ पर, हिंदी, मराठी, उड़िया या फिर नेपाली, ठीक है। भाषा से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत माइन्यूटली, बहुत क्रूशियली इसे हम देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी टॉपिक्स यहाँ पर पूछा गया है। तो भाषा यानी कि देवनागरी जो भाषा है, जो हर्फ है, स्पेसिफिकली इट इज व्हाट, इट इज हरफ, isn't it? ऐसे ही लिखते हैं ना। क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। एनीवेज, इट्स अ हिंदी टेक्स्ट और लिपि हम कह सकते हैं। संस्कृत देवनागरी से उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा। हिंदी भाषा इसी के साथ देवनागरी हरफ से या देवनागरी टेक्स्ट से जनरेट हुई है, या हम कह सकते हैं यहाँ से इसका ओरिजिन हमें देखने को मिला है। बताएंगे, आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, द राइट आंसर विल बी उड़िया। कौन सा नहीं था, ये सारे थे, इसका मतलब है हिंदी हो गया, मराठी हो गई, नेपाली हो गई, ये सारे देवनागरी, लेकिन उड़िया नहीं था देवनागरी लिपि से उत्पत्ति होने वाला एक भाषा के रूप में। उड़िया नहीं था। क्या है देखते हैं उत्तर। इनमें से उड़िया भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है। हिंदी, मराठी और नेपाली, इन तीनों भाषाओं को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है। इस भाषा की अपनी स्वतंत्र लिपि है जिसे ओडिया लिपि कहा जाता है। तो याद रहेगा ना, ओडिया लिपि एक स्वतंत्र लिपि से रिप्रेजेंट करती है अपने आप को, यानी कि ओडिया भाषा जो है वो अपनी स्वतंत्र लिपि ओडिया लिपि को
बताती है। ओडिया लिपि से ये ओडिया भाषा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक नोट्स हम देखेंगे, या फिर हम थोड़ी डिटेल में देवनागरी लिपि को कवर करेंगे, है ना। हिंदी, मराठी, नेपाली। देवनागरी दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में से एक मानी जाती है, ठीक है। उत्पत्ति क्या है? इसको प्राचीन ब्राह्मणी लिपि से इसका उत्पत्ति हुआ है, ऐसा कहा जाता है। हमने एंशंट हिमाचल में देखा भी था कि वहाँ पर हमने स्पेसिफिकली जो उत्पत्ति थी या फिर जो ब्राह्मणी लिपि थी टेक्स्ट को, उसे भी देखा था। विशेषता क्या है इनमें? जैसे बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, मतलब फोनेटिक है। द फोनेटिक मतलब जैसे उच्चारण किया जाता है, इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। और इसमें अक्षरों के ऊपर एक क्षैतिज रेखा होती है, जिसे क्या कहते हैं? शिर रेखा कहते हैं, शिरोरेखा कहते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। उपयोग यानी कि यूज कैसे करते हैं हम इसे? संस्कृत, कौन कौन सी भाषाओं में रादर हम करते हैं यूज? संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी और भोजपुरी जैसे कई भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। आई होप यू वेल अंडरस्टूड। विशेषता देवनागरी, ओडिया। मूल ब्राह्मणी लिपि से इसकी उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मणी, ये ओडिया ब्राह्मणी, एंड देन लिखने का ढंग बाएं से दाएं होता है, और ओडिया में भी बाएं से दाएं। ये कंपैरेटिव एनालिसिस है। ये जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है, ये ओडिया और देवनागरी के बीच में एक कंपैरेटिव स्ट्रक्चर को बताया है, कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है यहाँ पर। शिरोरेखा क्या होती है? क, ख, ग ओडिया में नहीं होती, ठीक है। शिरोरेखा नहीं होती। दिखावट क्या है? कोणीय और सीधी। यहां पर ओडिया में क्या देखने को मिलता है? अत्यधिक गोलाकार। ये देखो ना, गोल गोल लिपि है ओडिया की जो लिपि है स्पेसिफिकली, इजंट इट? गोलाकार हमें अत्यधिक प्रकार इसका देखने को मिलता है, दिखावट। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है? इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं है? It is not the form of language. मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा या फिर काव्य भाषा, क्या होगा? What will be the correct answer? Everybody will try to answer. उसके बाद हम करेक्ट आंसर को देखेंगे। इनमें से कौन सा भाषा का रूप नहीं माना जाता है? मौखिक भाषा, यस, ओरल लैंग्वेज को, या हम कह सकते हैं कि जो हम ओरली बात करते हैं उसे भाषा हम मानते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, वी आर कम्युनिकेटिंग, वी आर एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज। लिखित भाषा भी आएगा, बिकॉज जब भी हम लिखित राइटिंग के ऊपर स्पेसिफिकली बेस करके, राइटिंग के ऊपर बेस करके क्या करते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक भाषा का फॉर्म हो गया, वो भी लैंग्वेज का ही एक फॉर्म हो गया। सांकेतिक भाषा, ऑफ कोर्स, सांकेतिक भाषा यानी कि सिंबॉलिज्म। अब सिंबॉलिक जो यहाँ पर सिंबॉलिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, कुछ लोग करते हैं सिंबॉलिक भाषा का प्रयोग, जो कि स्पेसिफिकली जो डेफ लोग होते हैं, तो और स्पेसिफिकली जो उन्हें समझाने के लिए सिंबॉलिज्म का यूज किया जाता है, इजंट इट?
तो दैट इज इट। तो सिंबॉलिक भाषा को किस प्रकार, सांकेतिक भाषा को किस प्रकार यूज किया जाता है ये तो हमने पता ही है। इसी वजह से सांकेतिक भाषा को भी हम मान सकते हैं। ये जो काव्य भाषा है ये कोई भाषा का रूप नहीं है ना, काव्य भाषा कोई भाषा का रूप नहीं है। रादर हम किसी भी अपनी जो अंग भंगी है या फिर जब भी हम अपनी उंगलियों के द्वारा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, ऐसे करके जब हम बताते हैं ना वो सिंबलिज्म को बताते हैं। एंड कुछ कम्युनिटी, कुछ लोग गो की भाषा है ये, लैंग्वेज को हम बता सकते हैं। सो आपने फॉलो किया होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब पीएम कुछ कह रहे होते थे, उनके पास क्या होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं कोई भी महिला, तो वो अपनी तरफ से क्या करती है, सिंबॉलिक भाषा का प्रयोग करके समझाने की कोशिश करती है। तो ये एक भाषा का पार्ट है, इसका मतलब है। फाइन। काव्य भाषा या फिर जो साहित्य में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कोई भाषा का पार्ट नहीं है, वो एक स्पेसिफिकली काव्य का पार्ट हो सकता है। या फिर हम कह सकते हैं कि हम कोई भी काव्य लिख रहे हैं या फिर उसे स्पेसिफिकली जब हम पढ़ते हैं तो वो हम अपने आप से पढ़ते हैं। तो काव्य भाषा कोई भाषा का पार्ट नहीं है ना। तो राइट आंसर विल बी व्हाट, द राइट आंसर विल बी, मूविंग फॉरवर्ड विद द राइट आंसर, काव्य भाषा यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर। क्या है ये, व्याकरण में, व्याकरण के अनुसार भाषा मुख्य रूप से तीन ही आधारों पे माने जाते हैं, मतलब तीन आधार माने जाते हैं। क्या क्या है इसमें, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तीनों ही यहाँ पर फॉर्म्स, जो भाषा के जो फॉर्म्स है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ओरल, मुख से बोलने वाली जाने वाली, एंड रिटन, लिपि के माध्यम से लिखकर, एंड सांकेतिक, संकेतों के इशारों के द्वारा माध्यम से समझाई जाने वाली काव्य भाषा। काव्य भाषा है क्या ये समझ लेते हैं हम। काव्य भाषा मतलब क्या यहाँ पर बताया गया है, इसका क्या स्पेसिफिकली मीनिंग है। काव्य भाषा, काव्य भाषा की कोई मौलिक रूप नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, इसका कोई मौलिक रूप नहीं है, बल्कि ये साहित्य की एक शैली या स्टाइल है। साहित्य के एक स्टाइल के रूप में हम देख सकते हैं काव्य भाषा को। कविताएं जैसी होती हैं, मिला मिला के, है ना, स्टैंजा को मिला मिला के कविताएं स्ट्रक्चराइज किया जाता है। काव्य को मौखिक रूप दिया जाता है, काव्य को मौखिक रूप भी दे सकते हैं, जैसे कि कवि जो होते हैं, जैसे कवि सम्मेलन, और लिखित रूप में भी इसे प्रकाश कर सकते हैं हम, पुस्तकों में जैसे हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इस भाषा के आधारभूत प्रकारों में नहीं गिना जाता, आधारभूत प्रकारों में नहीं गिना जाता। इसका मतलब काव्य भाषा एक लैंग्वेज है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये एक शैली है। सबसे जो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, इट्स अ स्टाइल, इट्स अ जेनर। ये कविताओं में सुनने के लिए ठीक है, या फिर लिखित रूप में प्रकाश करने के लिए पुस्तकों में इसे हम मान सकते हैं, लेकिन कभी भी हम आधारभूत के रूप में, प्रकारों में इसे सम्मिलित नहीं कर सकते। काव्य भाषा होगा यहाँ पर राइट आंसर, डी विल बी दी राइट आंसर। एक एक क्वेश्चन को तोड़ करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत इजीली आप इन्हें ग्रास्प कर लेंगे। ये इन्हें समझ के अगर नहीं चलेंगे तो फिर एग्जाम में वही फिर केयरलेसनेस वाली बात हो जाएगी। तो बिल्कुल पूरी ध्यान से आंसर्स को करने की कोशिश करेंगे। लिखन में प्रयुक्त चिन्हों के समूह को क्या कहते हैं? लेखन में प्रयुक्त चिन्हों के समूह को, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि जब हम लिख रहे हैं कोई भी चीज, कोई भी भाषाओं को,
मतलब भाषाओं में, तो उसमें जब चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसका जो समूह मतलब चिन्ह के समूह को एक साथ मिला करके हम कहेंगे उसे क्या कहेंगे? शब्द। क्या उसे हम शब्द कहेंगे? शब्द मतलब इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं वर्ड, कई लोग इसे सेंटेंस कह देंगे। शब्द का मतलब है सेंटेंस। वाओ, नहीं, शब्द का क्या मतलब है? वर्ड। बहुत सारे वर्ड्स मिला के तब जाके एक सेंटेंस बनता है। I have a book. I have a book. I have a book. ठीक है। अब इसमें वर्ड क्या है? ये सारे हैव। आई यहां पे सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम कर रहा है। बुक एक वर्ड है, हैव एक वर्ड है। तो बहुत सारे शब्द मिलाकर के एक सेंटेंस गठित होती है। लिपि क्या है? लिपि है जिसके द्वारा हम अपने जो लैंग्वेज है या फिर जिसके द्वारा हम अपनी जो भावनाएं हैं उन्हें व्यतीत करते हैं या फिर उसे हम बताते हैं। लिपि के द्वारा हम उसे एक्सप्रेस करते हैं। वाक्य क्या है? वाक्य ये मैंने बताया आपको, सेंटेंस। एक वाक्य मतलब उसमें कई सारे वर्ड्स होंगे, वो कई सारे वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ होगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सेंटेंस। बहुत सारे वर्ड्स मिला के एक सेंटेंस बनता है। और प्रत्यय, प्रत्यय। अब आपको सही आंसर बताना है कि इनमें से क्या होगा सटीक उत्तर। सटीक उत्तर मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि ये हम सारा कुछ हिंदी में कवर कर रहे हैं आज। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आई एम शोइंग यू द आंसर। इसका सटीक उत्तर है लिपि। ठीक है, फाइन। स्क्रिप्ट जिसे हम कहते हैं या टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन सार्थक चिन्हों का या संकेतों के समूहों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी, जैसे कि हिंदी के लिए देवनागरी लिपि है ना, हिंदी देवनागरी लिपि से बिलोंग करती है या देवनागरी लिपि में से लिखा जाता है। वर्ड क्या है? जैसे कि मैंने आपको वर्णन किया, वर्णों के सार्थक मल के द्वारा मेल के द्वारा शब्द हम गठन करते हैं। वाक्य या सेंटेंस किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। प्रत्यय या सफिक्स किसे कहते हैं? प्रत्यय का क्या मतलब है? प्रत्यय का मतलब है सफिक्स, वो शब्द या फिर शब्दार्थ जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। ठीक है, सफिक्स मतलब बाद में जो आपका प्रत्यय। इस प्रत्यय वर्ड का मतलब आपको शायद पता ना हो तो सफिक्स, सफिक्स मतलब अंडरस्टैंड। एक वर्ड ले लेते हैं हम, देखो कैसे मीनिंग बदलता है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड एक वर्ड है, इसके साथ आपने जोड़ दिया अंडरस्टैंडिंग, एक सफिक्स को ऐड कर दिया ना लास्ट में, आईएनजी को ऐड कर दिया यहाँ पे। अब आईएनजी को ऐड करने के साथ ही साथ इसका मीनिंग बदल गया ना। पहले क्या था? अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग मतलब आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, एज अ बीइंग ए पर्सन आप बहुत समझदार हो। तो ऐसे जब अर्थ ही बदल देते हैं हम सफिक्स को प्रयोग करते हुए, यानी कि प्रत्यय का प्रयोग करने के साथ साथ ही उस पर्टिकुलर शब्द का मीनिंग स्पेसिफिकली बदल जाएगा, अर्थ बदल सकते हैं हम, बदल देते हैं।
ये है स्पेसिफिकली प्रत्यय का मतलब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? द करेक्ट आंसर विल बी लिपि, जहां पर हम चिन्हों के समूहों को बताते हैं। चिन्ह के समूह को हम क्या कहते हैं? लिपि का कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम एक बात को और कर सकते हैं कि बहुत बार लिपि से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने आपको लिपि के ऊपर थोड़ा आइडिया देने का यहाँ पर देने की कोशिश की। तो स्पेसिफिकली लिपि के ऊपर ध्यान से अच्छे से पढ़ना है ना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट एंड more specifically what, these all are PYQs. I'm again and again telling you to all एस्पिरेंट्स कि ये PYQs हैं, इन्हें किसी भी हालत में बिना प्रैक्टिस किए आप नहीं जा सकते एग्जाम देने। सो दीज ऑल आर PYQs। ये 2025 में आए हुए क्वेश्चन है, वेरी रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो लिपि को अच्छे से पढ़ के जाना बिफोर एग्जाम। हिंदी में टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे हिंदी से पेपर में, 10 में 10 लाना है, तभी आप कट ऑफ तक पहुंच पाएंगे, बिकॉज अभी हार्ड कंपटीशन काफी हार्ड चल रही है। सो 10 on 10 लाने के लिए आपको सब कुछ कवर करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग दिस टॉपिक्स विच आई एम स्पेसिफिकली डिस्कसिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब हम कुछ भाषा देखेंगे और उसके साथ साथ कुछ लिपि को भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें एक पहले से ही एक आइडिया रहे कि स्पेसिफिकली हम कौन कौन सी भाषा एंड उसके साथ लिपि को जान रहे हैं, या हमारे लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज पूछा गया है। हिंदी या संस्कृत, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हिंदी या संस्कृत देवनागरी लिपि से उद्भव होता है इसका, तो इसे भूलना नहीं है। अंग्रेजी भाषा, कहां से इसकी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है? रोमन स्क्रिप्ट्स से अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति या लिपि हम कह सकते हैं हमने देखने को मिलता है। पंजाबी भाषा कौन सी लिपि से आई है? गुरुमुखी। अच्छा, ये ख यहां ऐसे हम लिखेंगे ना, ख ऐसे लिखा जाता है, ये है ख। ओके, नाउ वो ग था, मुझे पता था, बट यस एनीवेज, गुरुमुखी है ना। पंजाबी आया है गुरुमुखी लिपि से। उर्दू फारसी लिपि से उर्दू भाषा की हमें क्या देखने को मिलती है? उत्पत्ति देखने को मिलती है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अंतस्थ्य वर्जन चुने। अंतस्थ्य वर्जन कौन सा है? यहां पर अंतस्थ्य वर्जन कौन सा है? ड, द, य या म? कौन सा आएगा? क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? द राइट आंसर विल बी य। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर सी में स्पेसिफिकली जो यहाँ पर य दिया गया है, ये अंतस्थ्य वर्जन है। देखते हैं हम। हिंदी व्याकरण के अनुसार अंतस्थ्य वर्जन वे वर्ण होते हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। ठीक है, यहां दिए गए अन्य विकल्पों का विवरण इस प्रकार है। किस प्रकार है? र, ये एक, जस्ट अ मोमेंट, ये एक उस अस्तित्व या देवी गुण व्यंजन है
देवी गुण व्यंजन है। द, ये त वर्ग का स्पर्श वर्जन है। त वर्ग क्या का स्पर्श वर्जन है। म क्या है, ये प वर्ग का स्पर्श वर्जन है, नासिका। स्पर्श वर्जन नासिका है ना। म प वर्ग का स्पर्श वर्जन है। ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है या फिर इन्हें इंक्लूड किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्हें आप अगर एग्जाम से पहले इतना भी कवर कर लेते हैं तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसा पूछा गया है सवाल, तो आने वाली टाइम पर इसे हम मान सकते हैं कि शायद पूछ ले कि प वर्ग का यहाँ पर स्पर्श वर्जन कौन सा होगा, तो क्या होगा वहां पर आंसर, प का स्पर्श वर्जन होगा म। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखो ना, स्पेसिफिकली यहाँ पर वर्ण पूछे गए हैं, कितना डिटेल में पूछा गया है। तो वर्ण को, वर्णमाला को स्पेसिफिकली हम कवर करके जाएंगे बिफोर एग्जाम। अंतस्थ वर्जन पूछा गया है, इन चारों वर्ण को ध्यान रखना, ठीक है। य, र, ल और व, इनकी जो अंतस्थ वर्जन है, इनकी संख्या 4 होती है। इनमें शामिल है य, र, ल और व, ठीक है। समझ में आ गया आई होप। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कृषाणु, धूमकेतु, जातवेद या फिर प्राहु। बताएंगे। राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे कृपया। सो राइट आंसर विल बी प्रहुन। इस शब्द का अर्थ अतिथि या मेहमान होता है। प्रहुन का क्या मतलब होता है, प्राहुन का ये मतलब होता है कि अतिथि, इसीलिए ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। कृषाणु, धूमकेतु और जातवेद, ये तीनों ही आग या अग्नि के प्राचीन और साहित्यिक पर्यायवाची शब्द हैं। whereas अतिथि या प्राहुन को हम अग्नि का पर्यायवाची नहीं कह सकते। अग्नि को अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची के रूप में अगर हम देखें तो आग, पावक, अनल, अच्छा, दहन, हुताशण, वेश वेश्वानर, ज्वलन, इन सारी शब्द को हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं और अग्नि के पर्यायवाची के रूप में देख सकते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द के पूर्व जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। इस परिभाषा के लेखक कौन है। यहां पर आपको इस परिभाषा के लेखक का नाम स्पेसिफिकली पूछा गया है। एक परिभाषा आपको दिया गया है, एक संज्ञा दिया गया है, एक डेफिनेशन दी गई है। इस डेफिनेशन के ऊपर बेस करके आपको बताना है दैट शब्द के पूर्व जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। इस डेफिनेशन को किसने दिया है, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास बाजपेयी, भोलानाथ तिवारी या फिर उदय नारायण तिवारी। अगर आपने पढ़ा हुआ है या फिर हिंदी साहित्य के आप स्टूडेंट रहे हैं, कभी विद्यार्थी रहे हैं कभी, अगर आपको आइडिया है तो आप बता सकते हैं इसका आंसर, सही उत्तर। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी कामता प्रसाद, ठीक है। कामता प्रसाद गुरु वो
साहित्यिक थे जिन्होंने इसे बताया था। विस्तार से समझने के लिए पंडित कामता प्रसाद गुरु कौन थे? इन्हें हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंटली, हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है किसे? कामता प्रसाद गुरु जी को, पंडित कामता प्रसाद गुरु को। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी व्याकरण, जहां पर उन्होंने उपसर्ग को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि जो शब्दाश के शब्दांक किसी शब्द के पूर्व यानी कि पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। मतलब कि पहले जुड़ता है, मतलब कि प्रीफिक्स जिसे कहा जाता है। हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? सब प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब प्री मतलब पहले, है ना? प्री मतलब क्या है? पहले, और सफिक्स मतलब बाद में या फिर उत्तर काल। प्रीफिक्स मतलब पहले। तो किसी भी शब्द के पहले पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में वो परिवर्तन कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग, या इंग्लिश में जिसे कहा जाता है प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स में से इसका मतलब हिंदी में क्वेश्चन आया हुआ है, इतना हमने समझ में आ गया। उपसर्ग का उदाहरण क्या है? क्या है? हार एक मूल शब्द है, यदि इसके पूर्व प्र लगा दिया जाए तो ये प्रहार हो जाएगा, चोट करना। अमेजिंग, अमेजिंग एग्जाम्पल। हार मतलब क्या है? हार जाना, फेल हो जाना। इसके पूर्व अगर प्रहार लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये चोट करना, या फिर किसी को आघात करना, प्रहार करना। यदि इसके पूर्व आ लगा दिया जाए तो आहार हो जाएगा, भोजन जिसका मतलब होता है। अमेजिंग एग्जाम्पल दिस इज, सो लाइक दिस। फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा चुनिए। भाववाचक संज्ञा, देव, अस्तित्व, राष्ट्र या विकल, क्या होगा? भाववाचक संज्ञा कौन सा है? I'm showing you the right answer now. The right answer will be अस्तित्व। ठीक है, ये भाववाचक है। अस्तित्व बी। अस्थि, ये अस्थि होना, अस्थि मतलब होना से बना शब्द है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के होने के भाव से जुड़ा हुआ है, सत्ता को दर्शाता है। इसे हम देख या छू नहीं सकते, ठीक है, केवल महसूस कर सकते हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। अस्तित्व, अस्ति किसी का होना, अस्तित्व, है ना? हम बोल सकते हैं कि ये कैट ये इस टेबल पे है अभी बैठा हुआ, ये कैट जब इस टेबल से उतर के चली जाएगी तो उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? नहीं रहेगा। देव, ये एक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक का क्या मतलब हो गया? क्योंकि ये देवताओं के पूरी जाति को बताती है। इसका भाववाचक रूप से कोई महत्व नहीं है, तो यहां पर भाववाचक रूप देवत्य होगा। देव, है ना? देवी देवता के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्र, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये देशों के एक श्रेणी को दर्शाता है। इसके भाववाचक रूप राष्ट्रीयता होगा। राष्ट्रीयता, है ना? नेशन।
ऐसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। विकल, ये एक विशेषण शब्द है। विकल हो जाना किसी भी इंसान का, किसी भी जंत्र का, जिसका अर्थ होता है व्याकुल या बेचैन। अच्छा, विकल मतलब वो वाली विकल की बात की जा रही है यहाँ पे। व्याकुल हो जाना कि बेचैन हो जाना, ये किसी संज्ञा का विशेषता बताती है ना, बताने के काम आती है। जैसे कि आप किसी भी बात को लेकर के व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, दैट इज वाई ये एक विशेषण है। ठीक है, भाववाचक, जातिवाचक और विशेषण यहाँ पर प्रयोग किया गया है, आई मीन इंक्लूड किया गया है क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर इसे अच्छे से ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन से नूतन शब्द का विलोम शब्द है वो छाटिए। विलोम शब्द छाटिए। विलोमार्थक, विलोमार्थक, पुरातन, अधुनातन, अर्वाचीन या फिर नवीन। क्या होगा यहां पर? विलोम शब्द। द राइट आंसर विल बी, सही उत्तर क्या होगा? पुरातन। अच्छा, विकल्पों के अनुसार अर्थ क्या है यहाँ पर? पुरातन, इसका अर्थ है पुराना, प्राचीन। और व्याकरण के अनुसार नूतन मतलब नया। तब सबसे सटीक विलोम क्या है? पुरातन ही होता है। अच्छा, अधुनातन, इसका अर्थ है कि आज का या फिर आधुनिक काल में, इसका विलोम पुरातन होता है। आधुनिक का विलोम क्या होगा? पुरातन। लेकिन ये नूतन के लिए सटीक नहीं बैठता। अच्छा, अव्यचीन, इसका अर्थ भी नया है, आधुनिक होता है, इसीलिए ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। नवीन, इसका अर्थ है नया हो जाना। ये नूतन का पर्यायवाची है, विलोम का नहीं। नूतन का पर्यायवाची है ये, लेकिन पर्यायवाची है नूतन का, लेकिन विलोम नहीं है। तो सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? पुरातन। यहाँ पर स्पेसिफिकली यही आपसे पूछा गया था, तो पुरातन, ए विल बी दी राइट आंसर हियर। नूतन, नया, पुरातन, पुराना। ठीक है, नेक्स्ट, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया, सर्वनाम, काल और विशेषण। ये तो काफी आसान है ना। जो संज्ञा के स्थान पर बैठता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ऑफ कोर्स। सर्वनाम विल बी द राइट आंसर। जो कि मैं तो मतलब नाउन के, अगर हम इंग्लिश में कहें ना, नाउन के स्थान पर क्या बैठता है? प्रोनाउन। ही, शी, देम। नाउन मतलब राम, श्याम, यदु, कोई भी हो, उसको अगर हम उसके स्थान पर अगर हम किसी को बैठाना चाहें तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा, सर्वनाम होगा। सर्वनाम को हम नाउन के जगह प्रयोग करते हैं, नाउन से प्रोनाउन। ही, शी, देम, दे, वॉट एवर इट इज, सर्वनाम विल बी योर राइट आंसर। जहां पर नाम बार बार प्रयोग करने से बचने के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है, मैं, तुम, वो, हम, आप, वो, वे, ये, हाँ, वॉट एवर इट इज, ये वह के नाम के स्थान पर आता है। क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया किसी काम करने के लिए, किसी काम को होने या करने के लिए पता चलता है कि किसी भी काम को हम कब कर रहे हैं, जैसे खाना पीना, है ना। इसके बाद है विशेषण, एडजेक्टिव। किसी भी आप कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हो, दैट इज जहां पर सर्वनाम के विशेषता को बताया जाता है, जैसे कि काला है, सुंदर है, गोरा है ना, ऐसे। काल, टेंस, क्या है ये? जिसमें क्रिया के समय को कहा जाता है। वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, क्या है? अभी का टाइम है, या फिर कल होगा ये काम, या फिर परसों होगा, या फिर कल हो चुका है। इस काल को, टेंस को बताने के लिए काल का हम प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
कंचन बरसना, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम हिंदी। कंचन बरसना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। कंचन बरसना ये एक मुहावरा है ना, कंचन बरसना एक मुहावरा है और इसका आपको सटीक अर्थ चुनना है। अच्छा, बदल जाना, सचेत हो जाना, अत्यधिक लाभ होना या भाग्य को दोष देना। इससे सोच के बताओ मुझे। कंचन बरसना, what will be the right answer here? The right answer will be अत्यधिक लाभ होना। आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभ होना, इसे क्या कहते हैं? कंचन बरसना। बरसना, बरसना या बरसना होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसा दिया गया है उसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा सी, अत्यधिक लाभ होना। ये बहुत या बहुत धन प्राप्त होना। व्याख्या क्या है? कंचन का अर्थ होता है सोना, ठीक है। कंचन बरसना मतलब शाब्दिक अर्थ में क्या है कि सोने का वर्षा होना, सोने का, बाप रे बहुत ज्यादा, मतलब आपको धन प्राप्ति हुई है। मुहावरे के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि पैसे की स्थिति जहां पर बहुत अधिक धन की प्राप्ति हो गई हो, व्यापार में बहुत लाभ हो गया हो, कुछ ऐसा। वाक्य का प्रयोग कैसे होगा देख लो यहाँ पर। जब से उनसे शहर में नया व्यापार, जब से उन्होंने शहर में नया व्यापार शुरू किया है, उनके यहाँ तो कंचन बरस रहे हैं या कंचन बरस रहा है, ऐसे कुछ। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम शब्दों को क्या कर सकते हैं? शब्दों को अलंकृत रूप से मतलब बता सकते हैं, है ना। इससे हम क्या कहेंगे स्पेसिफिकली? ये एक मुहावरे के तौर पर देख सकते हैं, हम अलंकरण कर सकते हैं इसे। अच्छा, अब है अन्य विकल्पों के बारे में देखते हैं एक बार। बदल जाना, इसका मुहावरा हो सकता है कि काया पलट गई, काया पलट होना, काया पलट होना, है ना। मुहावरे को यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, सचेत हो जाना का मुहावरा क्या हो सकता है? कल खड़े होना या काल खड़े होना या आंखें खुलना। सचेत हो जाना, आंखें खुल गई, ऐसे बता सकते हैं। भाग्य को दोष देना, लकीर पीटना, भाग्य को कोसना कहा जाता है। भाग्य के कोसना, भाग्य को कोसना ऐसे कह सकते हैं हम, या फिर लकीर पीटना ऐसे कह सकते हैं। आई होप कि आपको मुहावरे सारे समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते तो मुहावरों को क्या करना है? अच्छे से कवर करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं विथ थोड़े जीके के कोई। अच्छा, हिंदी तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, हो गया है यहाँ तक, है ना। हिंदी हमने आज पूरे जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर कर ली है, हमने सॉल्व कर लिए। ऑल दीज वर PYQs। तो PYQs जितने भी जो भी हिंदी से हमें देखने को मिले थे वो हमने आखिर इन्हें सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे जीके जीएस वाला पार्ट, यानी कि हिमाचल की जो जीके वाली आपकी सेक्शन है उसे हम कवर करेंगे। यहाँ से 30 मार्क्स टोटल कुल आपके कवर होते हैं, यानी जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कतई नेग्लिजिबल नहीं है, ये बहुत भारी भरकम मार्क्स है, तो इसे, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो काफी पढ़ के जाना है अच्छे से, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। सो ये हो गई आपकी लास्ट क्वेश्चन। मुहावरे को अच्छे से पढ़ लेना। बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ हिमाचल प्रदेश जीके। अकॉर्डिंग टू HDR 2025, what is the life expectancy in Himachal Pradesh? 69 years,
70.2 ईयर्स, 72.6 ईयर्स या फिर 75 ईयर्स, बताइए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इकोनॉमिक्स में भी कवर होता है और ज्योग्राफी में भी कवर होता है। इको का भी पार्ट है, जियो का भी पार्ट है, बोथ। क्या होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब कितने साल तक लोग जीते हैं। कितने साल तक हम जीते हैं, ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर विल बी 72. C, 72.6 years, higher than national average of 69. According to HDR 2025, Human Development Report 2025, life expectancy in Himachal Pradesh was 72.6 years. ठीक है, 72.6 years. हिमाचल प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहता है कि कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP states that the average life expectancy in the state is 72.6 years. This figure is notably higher than the national average of 69 years. Nationally कितना माना जाता है? 69 years. अभी हमारे इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है? 69 years. उससे ये हायर है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। The Sahara Yojana provides a monthly assistance of how much for chronic patients? 2000, 3000, 4000 या 5000? सहारा योजना या सहारा स्कीम। The right answer will be 3000 rupees. सहारा योजना के तहत प्रोवाइड किया जाता है मंथली असिस्टेंस ऑफ रुपीज 3000 for chronic patient belonging to economically weaker sections. The scheme specifically मुख्यमंत्री सहारा योजना के तौर पर जाना जाता है, जो कि लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस सच एज पार्किंसंस, मेलिगेट कैंसर, पैरालिसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हेमोफीलिया, thalassemia and chronic renal failure. ठीक है, next question number 13. Which river has the largest catchment region, catchment area in Himachal? Beas, Ravi, Satluj, Chenab. catchment area मतलब किसी भी river जब वो एक जगह से दूसरी जगह बढ़ गई, तो ये जो एरिया है ये इसे हम कहते हैं कैचमेंट, जहां पर वो अपनी वाटर को होल्ड करके रखती है कोई भी रिवर, तो उसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। ये एरिया कितना है, कैचमेंट कितना है रिवर का? दिस एरिया, कैचमेंट एरिया। ठीक है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? द आंसर विल बी सतलज। सतलज रिवर का कैचमेंट सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट है विद इन हिमाचल। कितना है? अप्रोक्सीमेटली 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, अबाउट 45% ऑफ द स्टेट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया। चेनाब इज द लार्जेस्ट रिवर इन द स्टेट बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर में सतलज सबसे, चेनाब सबसे लार्जेस्ट रिवर है वॉल्यूम ऑफ वाटर में। इट्स कैचमेंट एरिया विद इन हिमाचल प्रदेश इज स्मॉलर। देखो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। चेनाब जो रिवर है ना, उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर काफी ज्यादा है, लेकिन इसका कैचमेंट स्मॉलर है। कैचमेंट एरिया स्मॉलर है लेकिन वॉल्यूम ऑफ वाटर काफी ज्यादा है, मतलब इसमें पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका कैचमेंट जो एरिया है वो काफी कम है। एरिया जो वो कवर करता है वो काफी स्मॉलर है। बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं with the question number next 14. Shivalik hills are anciently known as what? मैनाक पर्वत, शिलोक पर्वत, धौलाधर या फिर पीर पंजाल? पीर पंजाल तो नहीं होगा, ये तो अलग है, शिवालिक नहीं है, धौलाधर भी नहीं होगा।
मैनाक या शेलोक, तो द राइट आंसर विल बी मैनाक पर्वत। ठीक है, शिवालिक को मैनाक पर्वत के तौर पर हम देखते हैं। मैनाक पर्वत विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। एंशियंटली नोन एज मैनाक पर्वत, which translates to tresses of Lord Shiva, though they are also called the Churya Hills and are part of Outer Himalayas। ये Outer Himalaya का पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। Distinct from धौलाधर और the पीर पंजाल ranges। Distinct from धौलाधर, ये काफ़ी distinct है धौलाधर एंड और पीर पंजाल रेंज से। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। व्हाट डू यू थिंक द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? पाइन, देवदार, ओक या फिर रोडोडेंड्रॉन? क्या होगा? स्टेट एनिमल हमने देखा था स्नो लेपर्ड, स्टेट फ्लावर हमने देखा था सम ऑर्किड और समथिंग कुछ ऐसा कुछ था। स्टेट फ्रूट हमने देखा था एप्पल। स्टेट बर्ड हमने पढ़ा था इससे पहले, मैंने आपको बताया था इन ए क्लास ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हमने उसमें पढ़ा था। यहाँ पर क्या पूछा गया है? ट्री। ट्री को भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पाइन, देवदार, ओक या फिर रोडोडेंड्रॉन? द राइट आंसर विल बी व्हाट? द राइट आंसर विल बी बी, देवदार। द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश इज देवदार। देवदार सीडार भी जिसे कहते हैं, सिड्रस देवदारा, ऑल्सो नोन एज द हिमालयन सीडार, is a large evergreen coniferous tree native to the western Himalayas and is reversed as the wood of gods in Sanskrit। इसे क्या कहा जाता है संस्कृत में? wood of gods कहा जाता है। ठीक है, wood of gods कहा जाता है इसे। हम कुछ वेजिटेशन क्लासिफिकेशन को यहाँ पर फॉलो करेंगे। एलिवेशन जोन, कौन कितने जोन है? एल्पाइन, सब एल्पाइन, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल, ये 4 जोन है, एलिवेशन जोन है। इसके मुताबिक यहाँ पर 3000 मीटर या उसके अबव हम कहते हैं एल्पाइन जोन, जो सबसे टॉप मोस्ट होता है, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल ऊपर। एलिवेशन काफ़ी ज़्यादा है, अबव 3000 मीटर। यहाँ पर कौन कौन से पेड़ दिखते हैं? जुनिपर, रोडोडेंड्रॉन, बार्च, ये कुछ स्पीशीज हैं और ये कॉमन नेम्स हैं। वेजिटेशन टाइप क्या है? मीडोज, एल्पाइन, श्रब। अच्छा, इसके बाद है सब एल्पाइन, जो कि आपको 2500 से 3500 के बीच में देखने को मिलेगा। ये क्या है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट माना जाता है। कॉनिफेरस ट्री यू नो, आई होप यू नो, यहाँ पर इस प्रकार से ट्रीज होते हैं ताकि स्नो, जब स्नोफॉल हो तो वो क्या हो जाए, नीचे की तरफ वो आके गिरे। तो कुछ त्रिकोणाकृति का जो कॉनिफेरस, कुछ इस प्रकार से जो भी ट्रीज होता है, जो जब भी स्नोफॉल होता है, यहाँ पर जब भी स्नोफॉल होता है तो वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ ऐसे स्लोप से आके नीचे गिर जाते हैं। तो इसी वजह से इसे हम कॉनिफेरस ट्रीज के नाम से जानते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज सबअल्पाइन का पार्ट है। यहाँ पे कौन कौन से कॉमन पेड़ हैं? सिल्वर पर, स्प्रूस, ब्लू पाइन एंड बर्च। टेम्परेट रीजन का या टेम्परेट एलिवेशन जोन में कौन कितना एलिवेशन में ये कवर होता है? 1800 मीटर से 3000 मीटर तक। मिक्स्ड कॉनिफेरस है, ओक ट्रीज भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग देवदार, केल, ओक एंड मैपल। मैपल पूछ लिया गया, मान लो कि मैपल किस में आता है, कौन से एलिवेशन में आता है या फिर कौन से जोन में आता है, तो ये टेम्परेट जोन में आएगा। एलिवेशन ये है। सब ट्रॉपिकल बिलो 1800 मीटर, यानी कि शिवालिक का पार्ट है ये। चिरपाइन मिक्स डिजोडियस फॉरेस्ट पाया जाता है यहाँ पे। क्या है, कौन कौन से पेड़ उपलब्ध हैं यहाँ पे?
चिरपाइन, ओक ट्री, टून एंड वॉलनट एंड साल, ये सारे जो सब ट्रॉपिकल ट्रीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस एलिवेशन के अंदर। ठीक है, ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट, हु इज द करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? विक्रमादित्य सिंह, धानीराम सैंडिल, मुकेश अग्निहोत्री या फिर हर्षवर्धन चौहान? What will be the right answer? The right answer will be the current health minister of Himachal Pradesh as of December 2025, Dhani Ram Shandil. B option will be the right answer here. Next and final question of the session. Nati is the folk dance associated with which district of Himachal? Una, Mandi, कुल्लू या बिलासपुर? कौन सा होगा यहाँ पर? नाती जो फोक डांस है जो हमें हिमाचल में देखने को मिलता है वो किस डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है? What will be the correct answer? The correct answer will be C, Kullu. Nati is a traditional folk dance primarily associated with the Kullu district of Himachal Pradesh. It is also widely performed in other districts like Mandi, Shimla, Sharmaur, Chamba and Kinnaur. इन सारी ही जगहों पर भी इसे परफॉर्म किया जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए तो कुल्लू में ये काफ़ी फेमस है. नाती डांस, इट्स अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डांस विच इज़ फेमस इन Kullu region of Himachal Pradesh. So with this we have done with all the GKJS questions of Himachal and also we have done with the Hindi part. आज हमने बहुत सारे questions को discuss किया and all the questions were very very important for you all. I hope the session was useful to you all. Keep revising and keep preparing well. With this, we have done with our session today. We will be meeting in the next session. Till then, thank you so much. Have a good day. Bye. किसी भी प्रकार की कोई भी आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप मेरे साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं या फिर मुझे बता सकते हैं. इस चार्ट को एक बार अपने एंड से रीड आउट करें, फॉलो करें ताकि पूरी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. ऑलराइट, मैं इससे स्पेसिफिकली यहाँ से अब आई होप ये विजिबल होगा आपके लिए. आई होप कि आपने पढ़ लिया होगा और समझ भी लिया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ पर पूछा जा सकता है. जस्ट बिकॉज दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई एम शोइंग यू दिस एंड होपफुली आपने अपने नोट्स में इसे इंक्लूड कर लिया होगा. सो विद दिस
मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है। All right, so bye everyone.